नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर और इसके विभिन्न फंक्शंस यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों को किस प्रकार से संपन्न किया जाता है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित पूरे विषय वस्तु को 7 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। जो पहला सब हेडिंग है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अध्ययन और अनुसंधान से संबंधित इतिहास जो है वो उसका रहेगा। दूसरा सब हेडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर, तीसरा सब हेडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न प्रकार, चौथा हेडिंग केमिकल कंपोजिशन, पांचवा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स, अगला सब हेडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ओरिजिन या बायोजेनेसिस से संबंधित, और अंतिम जो हेडिंग है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न कार्यों को लेकर के रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स, स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर अनुपस्थित होती हैं। अन्यथा सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होती है। जो जुवेनाइल सेल्स हैं या जो यंग सेल्स हैं उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जबकि जो मैच्योर सेल है या जो ओल्ड सेल्स हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा कुछ कम हो सकती है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित जो अनुसंधान और इतिहास है इसमें दो महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हैं। जो पहला माइलस्टोन है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन का जो पहला महत्वपूर्ण कार्य 1945 के अंदर वो पोर्टर, क्लाउडे और फुल्लम के द्वारा किया गया। और दूसरा जो माइलस्टोन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित वो इनके नामकरण को लेकर के है। कोशिकाओं के अंदर दो प्रकार का क्षेत्र विद्यमान होता है। एक बाहरी या परिधीय क्षेत्र जिस पर किसी प्रकार के सेल ऑर्गेनिल्स नहीं पाए जाते हैं उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, और एक भीतर का क्षेत्र जिसमें कोशिकाओं में कोशिकांग सेल ऑर्गेनिल्स बहुतायत में उपस्थित होते हैं उस क्षेत्र को एंडोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे एंडोप्लाज्मिक क्षेत्र में जो जालिकावत संरचनाएं विद्यमान होती हैं उन जालिकावत संरचनाओं और चूंकि वो एंडोप्लाज्म में विद्यमान है इस आधार पर कीथ पोर्टर ने 1953 के अंदर इन स्ट्रक्चर्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द इनके लिए प्रस्तुत किया, और हिंदी में इसके लिए हम अंतःप्रद्रवी जालिका शब्द को काम में लेते हैं। अब जो दूसरा हमारा हेडिंग है इनकी स्ट्रक्चर को लेकर के, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं। जो पहले स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उनको सिस्टर्नी कहा जाता है। ये सिस्टर्नी अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती हैं और ये सेक लाइक यानी चपटे थैलेनुमा रचनाएं होती हैं जो एक के बाद एक पैरेलल उपस्थित होती हैं। ये सिस्टर्नी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो हिस्से जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस अधिक मात्रा में होता है उन स्थानों पर पाई जाती है, या उन कोशिकाओं में पाई जाती है जहां पर कोशिकाओं का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित हो। इनका जो आकार है वो 5 से लेकर के और 4 से 5 नैनोमीटर के मध्य में ये हो सकता है इनका आकार, और इनकी मेम्ब्रेन्स पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती हैं उन्हें हम वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, और ये वेसिकल्स छोटे आकार की राउंडेड स्ट्रक्चर है, और ये छोटे आकार की राउंडेड स्ट्रक्चर कई बार आपस में जुड़ करके बड़ी संरचनाएं बनाती है जिनको केनाल सेल्स के नाम से केनाल वेसिकल्स के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो ट्यूब्यूल्स हैं। ये ट्यूब्यूल्स ब्रांच स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उन हिस्सों में ज्यादा पाई जाती है जहां पर लिपिड सिंथेसिस का कार्य ज्यादा हो। इन पर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं और स्टेरॉइड्स, ग्लिसरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की साइट्स पर ये ज्यादा उपस्थित होंगी या उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में उपस्थित होगी जहां पर की स्टेरॉइड्स और ग्लिसरॉइड या ग्लाइकोजन का निर्माण अधिक मात्रा में होता है। अधिकांश कोशिकाओं में ये तीनों संरचनाएं आपस में संयुक्त होकर के संपूर्ण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम का निर्माण करती हैं और ये संरचनाएं एक दूसरे के अंदर इनका अंतर रूपांतरण भी हो सकता है, एक स्ट्रक्चर दूसरे में, दूसरी स्ट्रक्चर पहले में रूपांतरित हो सकती हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित, वो इनके टाइप्स हैं। तो 3 प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में ऑब्जर्व की जाती हैं। पहली प्रकार की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका इसलिए इनको कहा जाता है कि इनकी जो सरफेस है उस सरफेस पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं और ये राइबोसोम्स ग्लाइकोप्रोटीन की सहायता से इनकी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और इसके कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वो खुरदरा या रफ दृष्टिगत होता है और इसी कारण से इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो दूसरे और इनका जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होता है, क्योंकि राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। दूसरी प्रकार की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस के कार्यों से जुड़ी हुई होती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। इनका कार्य ग्लाइकोजन से संबंधित उपापचय, स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस, ग्लिसरॉइड्स का सिंथेसिस और मेनली ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये व्हाइट ब्लड सेल्स में, ये जो फैट सेल्स हैं या लीवर सेल्स हैं उनमें अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। जो थर्ड टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उन्हें हम एन्यूलेट लेमिलर सिस्टम कहते हैं। ये एन्यूलेट लेमिलर सिस्टम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लगभग उनके समतुल्य होता है, परंतु जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सरफेस में किसी प्रकार के संकुचन और फैलाव नहीं पाया जाता है, जबकि एन्यूलेट लेमिलर सिस्टम में एकांतर क्रम में उसकी मेम्ब्रेन संकुचित और फैली हुई रहती है और इस कारण से जो एन्यूलेट लेमिलर सिस्टम है उनकी सतह मणिकाकार यानी बीड शेप स्थान स्थान पर नजर आती है। अब हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी केमिकल कंपोजिशन को अगर देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो 60:40 होता है, यानी 60% इनमें प्रोटीन पाया जाता है और 40% इनके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स यहां पर स्ट्रक्चरल प्रकार के हो सकते हैं और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स भी इसमें उपस्थित होते हैं। जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से पाए जाने वाले एंजाइम है स्टीयरेसिस, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेसेस, ATPases और एक सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मार्कर एंजाइम है। ये हम सबको याद रखना चाहिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मार्कर एंजाइम है। अब हम
जो मेम्ब्रेन्स के इंटर रिलेशनशिप्स हैं, यानी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें आपस में अंतर संबंध पाए जाते हैं और कई एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इन अंतर संबंधों के लिए फैक्ट्स समय समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। वॉटसन ने 1955 के अंदर यह बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है उनके बीच में एक कंटिन्यूटी प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार से नोविकोव ने 1962 के अंदर यह बताया कि गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स, इनमें क्लोज फंक्शनल रिलेशनशिप है, इनके अंदर क्लोज स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है और इसी कारण से एक शब्द GERL इसके लिए प्रस्तुत किया गया, गर्ल शब्द, जहां पर G गोल्जी एपरेटस के लिए है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए है और L लाइसोसोम्स के लिए प्रस्तुत किया। मैकार्डे ने भी ये बताया कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है उनके द्वारा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स का निर्माण होता है। अब जो गोल्जी एपरेटस है उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, ऐसे भी वैज्ञानिक प्रमाण उपस्थित हैं। तो जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी एक कंटिन्यूटी इन जो ऑर्गेनेल्स हैं इनमें उपस्थित होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एन्यूलेट मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। एन्यूलेट मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स जुड़ करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांजिशन वेसिकल्स के थ्रू या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी ट्रांजिशन वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन बनती हैं और गोल्जी एपरेटस से निकलने वाली वेसिकल्स से ये वेसिकल्स आपस में जुड़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स में आपस में संबंध है। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जब सेल डिवीजन होता है उस समय में मेटाफेज अवस्था के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनसे छोटी छोटी वेसिकल्स बन करके और मेटाफेज प्लेट पर आती हैं। एनाफेज अवस्था में ये वेसिकल्स दोनों ध्रुवों पर पहुंच करके और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण शुरू कर देती हैं और टीलोफेज में कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनी हुई वेसिकल्स से होता है। इसके साथ साथ सेल प्लेट के निर्माण में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाली वेसिकल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें एक मेम्ब्रेन फ्लो पाया जाता है और इस मेम्ब्रेन फ्लो से इनमें कंटिन्यूटी उपस्थित होती है और एक प्रकार की मेम्ब्रेन से दूसरी प्रकार की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ओरिजिन से संबंधित है। तो अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे इंटर रिलेशनशिप के अंदर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका निर्माण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा होता है और इसकी पुष्टि सेल डिवीजन के समय में बनने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल से होती है, इसके द्वारा होती है। दूसरा इसमें मल्टी स्टेप ओरिजिन है और मल्टी स्टेप ओरिजिन में ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एन्यूलेट मेम्ब्रेन बनेगी, एन्यूलेट मेम्ब्रेन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। जो यंग सेल्स होती है उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होती है, जबकि सेल की उत्तरोत्तर अवस्थाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ज्यादा उपस्थित होती है और ये RER SER में या SER RER में कन्वर्ट हो सकती हैं। जो लास्ट हेडिंग है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके फंक्शंस से संबंधित, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो मैकेनिकल सपोर्ट से संबंधित है। कोशिकाओं के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने जालिकावत स्वरूप के कारण से कोशिकाओं की मैट्रिक्स को कई सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती हैं, एक स्केलेटन सिस्टम का ये निर्माण करती है और उस स्केलेटन जालिकावत सिस्टम से कोशिकाओं को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का, चूंकि हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं और ये राइबोसोम्स मैसेंजर RNA से जुड़ करके इनकी सतह पर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। अब राइबोसोम्स कोशिकाओं में दो प्रकार से विद्यमान हो सकते हैं। एक प्रकार वो जो राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं और दूसरे जो पॉलीराइबोसोम्स मैसेंजर RNA के साथ कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर वही प्रोटीन्स बनेंगे जिनके लिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिग्नल्स राइबोसोम्स को भेजे जाएंगे और मैसेंजर RNA के थ्रू सिग्नल पेप्टाइड युक्त बनने वाले प्रोटीन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वहां से ये प्रोटीन्स वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी एपरेटस में जाते हैं, जहां पर इनकी फर्दर मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग का कार्य होता है। तो जो महत्वपूर्ण कार्य है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है। नेक्स्ट जो फंक्शन है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, यानी एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम की जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर उसकी मेम्ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम्स और हार्मोन्स उनके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन के लिए एक स्थान उपलब्ध करवाते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म से संबंधित भी है। अगला जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिपोप्रोटीन सिंथेसिस। जैसा हमने देखा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ग्लिसरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स इनका निर्माण होता है और लिपोप्रोटीन से संबंधित जो लिपिड्स हैं उनका निर्माण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपर होता है और वहां से ये लिपिड्स गोल्जी एपरेटस तक परिवहन किए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाले प्रोटीन्स को भी गोल्जी एपरेटस तक परिवहन किया जाता है और वहां जाने के पश्चात ये लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में जुड़ करके लिपोप्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स इत्यादि का निर्माण लगातार होता रहता है। अगला जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट दैट इज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ग्लाइकोजन का भंडार पाया जाता है और एक एंजाइम जैसे अपन ने बात की थी शुरू में, उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और इस अभिक्रिया को ग्लूकोजिनोलिसिस के नाम से हम जानते हैं। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट जो फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिकाओं के अंदर बनने वाले विषैले पदार्थों का बाहर सिक्रीशन कर दिया जाता है।
अगले जो फंक्शंस हैं उसमें फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स। तो हम लोग जो इंटर रिलेशनशिप वाला हेडिंग था उसके अंदर इसको देख चुके हैं कि मेम्ब्रेन फ्लो के थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन बनती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का कार्य संपादित करती हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें प्रोप्लास्टिड्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, परऑक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, इनके निर्माण का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पूरा किया जाता है। अगला जो फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, कोशिकाओं के अंदर की तरफ संश्लेषित होने वाले और निर्मुक्त होने वाले पदार्थों को तथा कोशिकाओं के बाहर भी संश्लेषित और निर्मुक्त होने वाले पदार्थों का ऑस्मोटिक कैपेसिटी होने के कारण से, जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन है इनकी ऑस्मोटिक क्षमताओं के कारण से इन सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कोशिकाओं के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, जेनेटिक मैसेजेस और इंपल्स कंडक्शन का। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कोशिकाओं के अंदर की तरफ एक इंट्रासेल्युलर सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती हैं। कोशिकाओं के परिसंचरण तंत्र को ये निर्मित करती हैं और मेम्ब्रेन फ्लो के थ्रू एक स्थान पर उपस्थित जो मेम्ब्रेन है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें कोई सब्सटेंसेस हैं, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन के ऊपर जब ये मेम्ब्रेन फ्लो के थ्रू पहुंचती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, और वहां से आगे कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो उसमें उपस्थित सब्सटेंस ए से बी पोजीशन पर मेम्ब्रेन फ्लो के थ्रू पहुंच सकता है। तो ये कोशिकाओं में एक प्रकार से इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का महत्वपूर्ण कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा संपन्न होता है। जो जेनेटिक मैसेजेस हैं, जो सूचनाएं हैं केंद्रक में जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा जो सूचनाएं हैं उनके संप्रेषण का कार्य भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है और इस कारण से ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के सिंथेसिस को रेगुलेट और कंट्रोल करती हैं। अगला और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका इंपल्स कंडक्शन का, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर आयोनिक ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है और इनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट भी उपस्थित होता है और इस कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के द्वारा इंपल्स कंडक्शन जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी पूर्ण किया जाता है। तो यहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन थे जिनकी हमने चर्चा की। एक बार हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित जितने हेडिंग्स है उनका क्विक रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन संरचनाओं को कहते हैं जो कोशिकाओं के एंडोप्लाज्म में जालिकावत रूप से विद्यमान रहती हैं। इनसे संबंधित दो महत्वपूर्ण जो रिसर्च है वो हमने यहाँ पे स्टडी किए थे। पोर्टर, क्लाउडे और फुलम के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इन रचनाओं को देखा गया, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, और दूसरा जो इनका नामकरण है वो कीथ पोर्टर के द्वारा 1953 के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको दिया गया। प्रोकैरियोट्स जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स है और स्पर्मेटोजोआ के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर की जब बात की थी तो इनमें सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल तीन प्रकार की रचनाएं उपस्थित होती हैं। ये तीनों रचनाएं आपस में संयुक्त हो सकती हैं। जो सिस्टर्नी है ये अनब्रांच्ड होती है, वेसिकल्स राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब्यूल्स ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, वेसिकल्स राउंडेड स्ट्रक्चर है और ट्यूब्यूल्स के ऊपर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। इनके टाइप्स की जब बात की थी तो तीन प्रकार के इनके टाइप्स हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, और तीसरा जो स्ट्रक्चर हमने देखा था वो
एन्युलेट लेमिलर सिस्टम है। केमिकल कंपोजिशन की जब बात करते हैं इसमें तो 60:40 प्रोटीन और लिपिड की मात्राएं पाई जाती है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसमें एक मार्कर एंजाइम के रूप में उपस्थित होता है। हमने इनके मेम्ब्रेन इंटर रिलेशनशिप की बात की थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक मेम्ब्रेन फ्लो का एक कंटिन्यूअस सिस्टम कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ओरिजिन से संबंधित दो अवधारणाएं हैं इनमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ओरिजिन और एक मल्टी स्टेप ओरिजिन। जो फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, लिपोप्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, formation of cellular membrane and cell organelles and exchange of material, intracellular transport, genetic messages and impulse conduction। एक और महत्वपूर्ण जो बात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है वो ये है कि इनकी जो सिस्टर्नी है ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है जिस पर रेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये राइबोसोम्स हैं और इधर जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये हिस्सा इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। मेम्ब्रेन फ्लो में हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, इससे गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन और इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण हो सकता है। आपने केयरफुली इस वीडियो लेक्चर को सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।